हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज आप लोग त्रिकोणमिति के परिचय के आगे वाला चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर है 9वां, उसको आज यहाँ पर आप लोग कंप्लीट करने वाले हो। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर से उठाना है। त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर को यूज करना है। हालांकि इसका नाम ही है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करना है। इसका किसी किसी बुक में ऊंचाई और दूरी भी चैप्टर का नाम दिया गया है। ऊंचाई और दूरी क्या होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी लेंगे और इसके बाद में बहुत अच्छे से सभी प्रश्न इबारती होते हैं, उनको इबारत लिखी होगी, उनको आराम से पढ़ना है और आराम से पढ़ने के बाद उसका हम डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद में हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको हम हल करेंगे। और किसकी मदद से करेंगे? त्रिकोणमिति की मदद से करेंगे। ठीक है, समझते हैं बच्चों। तो कुछ बेसिक बातें हैं, उनको पहले पढ़ो। जैसे हम आपसे पूछें भाई कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, इस क्षैतिज रेखा को यहां पर समझो, क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज रेखा या इसी का दूसरा नाम होता है क्षैतिज स्तर। क्या होता है? क्षैतिज स्तर। ठीक है, एक दूसरा और यहां पर समझो कि इसको कहते हैं, एक दूसरी बात और समझनी है, दृष्टि रेखा क्या होता है बच्चों। दृष्टि रेखा समझो क्या होता है। एक तीसरी बात और समझना है, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण भी आपको समझना पड़ेगा और अवनमन कोण समझना पड़ेगा। ठीक है, चार बातों को आप पहले समझोगे और इसके बाद में बड़ा आसान चैप्टर आपका बिल्कुल एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। समझो बच्चों, ये क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर क्या होता है समझते हैं। जैसे एक तो बात आप सीधी सीधी कह सकते हो, ये हमारा भूमि है। ठीक है, ये भूमि है, जमीन है और इस जमीन पर कहीं हम खड़े हैं। मान लो ये इतनी ऊंचाई के हम हैं, इतनी हमारी ऊंचाई है, ये हम खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चों, जब भी हम यहाँ पर खड़े होंगे तो ये निश्चित बात है कि इसमें यहाँ पर हमारा सर होगा और यहाँ पर हमारी आंखें होंगी। ठीक है, ये हमारी आंखें होंगी। अब इन आंखों से कहीं हम अगर बिल्कुल ये जमीन के समांतर देखें तो यहां पर इस तरीके से एक रेखा इस तरीके से आपको मिल रही होगी। अगर हम बिल्कुल क्षैतिज देखें, मानी जमीन के समांतर यूं करके ऐसे देखें, तो एक रेखा हमारी आंखों की से निकलती हुई एक समांतर बिल्कुल रेखा जा रही होगी, क्षैतिज के समांतर, मतलब जमीन के समांतर एक यूं ऐसी रेखा जा रही होगी। इस रेखा को हम क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, आंखों से निकलने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है ना, जो आंख है ना, आंख के समांतर बिल्कुल रेखा आपको खींचनी है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। अच्छा, इस क्षैतिज रेखा से अगर हम कहीं ऊंचाई पर देखना चाहें या फिर कहीं नीचाई पर देखना चाहें तो भी हमारे पास देखो क्या होगा, इन आंखों को हम ऊपर की ओर उठाएं और इस तरीके से देखो ऊपर की ओर उठाएं और मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर एक पतंग उड़ रही है, इस पतंग को हम देखना चाह रहे हैं, है ना। ये क्या है बच्चों? ये मान लेते हैं यहां पर एक पतंग उड़ रही है और इस पतंग को इन आंखों ने इस पतंग को देखा, तो ये इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पतंग और आंखों के बीच एक रेखा बन जाएगी और इसी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि रेखा कहते हैं। ये आपको देखो यहां पर दृष्टि, भाई दृष्टि से रेखा बनी है ना, आंख, दृष्टि मानी क्या होता है ना, ये आंखों की जो रोशनी है ना, उसी से ये ऐसी रेखा गई है कहां तक? पतंग को देखने के लिए, इसलिए ये रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये हमारा क्षैतिज स्तर है। क्षैतिज स्तर इसको कह सकते हैं, क्षैतिज स्तर कहें या फिर इसी का नाम है क्षैतिज
रेखा, क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, क्षैतिज स्तर कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहां पर और समझने वाली बात यह है, बाय द वे कभी ऐसा तो है नहीं कि ये आंख ऊपर की ओर ही देख सकती है, ये आंख नीचे की ओर भी देख सकती हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास एक कोई ऊंचाई का मकान है, ये मकान के ऊपर यहां पर हम कहीं यहां पर इस जगह पर हम हैं, है ना, इस जगह पर मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारी आंख है, और यहां से अगर हम नीचे की ओर देखना चाह रहे हैं, या फिर मान लो थोड़ी देर के लिए ये हम इस पर खड़े हो गए हैं, ये लो हम खड़े हो गए हैं, अब हमारी आंख यहां पर कहीं होगी, यहां पर कहीं आंख होगी, और ये आंख क्या कर रही है, यहां पर जमीन पर स्थित किसी बिंदु को देखना चाह रही है। हो सकता है ये जमीन पर कोई कार आ रही हो, साइकिल वाला आ रहा हो, मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो, या कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु को ये आंखें देखना चाह रही हैं, तो बच्चों नीचे की ओर दृष्टि जाएगी, तो ये भी दृष्टि रेखा ही कहलाएगी। ये दृष्टि रेखा क्या कर रही है, ये आंखें नीचे वाली वस्तु को देख रही हैं, ये इस तरीके से ये भी हमारी दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, और ये भी कह सकते हो कि ये आंखों के साथ जो सीधी रेखा क्षैतिज के समांतर खींची जाती है, इसको हम क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहोगे बच्चों, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कह सकते हैं या क्षैतिज स्तर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा है क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा है। अब क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ में यहां पर बच्चों देखो ये कोण बन रहा है, यहां भी बिल्कुल वही बात है, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के साथ में ये कोण बन रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, हमने क्या किया है, यहां पर आंख है तो आंख ने ऊपर उठा के आंख को, है ना, आंख को ऊपर उठा के पतंग को देखा जा रहा है, इसलिए इस कोण का नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब है आंख को उठा के, आंख को उठा के। क्षैतिज स्तर ये हमारा है ना, क्षैतिज स्तर से ऊपर आंख करके हम अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दृष्टि रेखा जो दिखाई दे रही है और क्षैतिज स्तर दिखाई दे रहा है, इसके बीच का ये कोण है, इस कोण को बच्चों हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और यहां पर देखो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई पर हम खड़े हैं यहां पर, और यहां से हमने किसी इस वस्तु को देखा, मान लो ये कार है, कार को देखा, तो जब कार को देखा तो ये दृष्टि रेखा हो गई, और ये आंख के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसको क्षैतिज स्तर कहते हैं या क्षैतिज रेखा कहते हैं। इनके बीच का ये कोण है, इस कोण को अवनवन कोण कहते हैं, अवनवन कोण कहते हैं। अच्छा भाई, इसको अवनमन कोण क्यों कहते हैं, नाम के हिसाब से भी कह सकते हो अवनवन, आंखों को नमन करके, नमन का मतलब होता है झुकना, आंख को झुका के नीचे की ओर देखोगे तभी ये कार दिखाई देगी, अन्यथा कार ये दिखाई नहीं देगी। तो नीचे की किसी वस्तु को देखा जाता है तो आंख को नमा के देखा जाता है, और ऊपर की किसी वस्तु को देखा जाता है तो आंख को उठा के देखते हैं। आंख को उठा के देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और आंख को नमा के देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा। इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, दो बातें आपने सीखी कि भैया उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है। ये चार छोटी छोटी सी बातें आपने सीख ली। आई होप आपको समझ में बातें आ गई होंगी। ठीक है, अब अच्छा जो हमने बताया कि यहाँ पर हम हल्का पुल्का कुछ त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, वो क्या क्या यूज करेंगे उसकी भी बातें समझ लेते हैं। बिल्कुल एकदम आसान सी बातें हैं। मान लो बच्चों थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास एक समकोणीय त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज है, और एक समकोणीय त्रिभुज में इसका नामकरण भी कर देते हैं ABC आपका समकोणीय त्रिभुज है, और ये वाला कोण मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोण जो न्यून कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, हमेशा और हमेशा याद रखिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और इसके बाद में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। अब बची एक भुजा उसको आधार कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चों, आधार कहेंगे। अब यहां पर यह भी हमने पता कर लिया कि समकोणीय त्रिभुज में लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, और कर्ण किसको कहते हैं। तो लंब, कर्ण, आधार ये अगर हमें पता होते हैं तो यहां पर ये निष्पत्तियां हमें बहुत अच्छे से याद हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर होता है तो यहां पर लंब बटे आधार लिखते हैं।
ठीक है बच्चों, साइन थीटा लंब बटे कार्ड होता है, कॉस थीटा आधार बटे कार्ड होता है, और ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब हमें वास्तव में 3 की ही जरूरत पड़ेगी, हमें 3 की ही जरूरत है, साइन कॉस टेन 3 की जरूरत है। वैसे हमारे पास इनके व्युत्क्रम जो होते हैं कोसेक, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कार्ड बटे लंब हो जाता है। उल्टा यहां पर कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, तो सेक बराबर हो जाएगा कार्ड बटे आधार हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। ध्यान से बच्चों, हालांकि हमें इनकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यूज ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 याद रखना है। और इसकी याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी, उसको भी याद करवा दें कि हमने आपको बताया था कि भाई लाल बटे में कक्का, है ना। यहां पर एल मानी लंब, ए मानी आधार, और ये भी लंब है, के मानी कार्ड है। तो अगर साइन की बात करी जाए तो ऑर्डर के हिसाब से साइन पहले आता है, लंब बटे कार्ड होता है। इसके बाद दूसरे ऑर्डर पे हम कॉस लिखते हैं, तो कॉस बराबर आधार बटे कार्ड होता है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हम टेन लिखते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और अगर हम इधर से उल्टा हम यहां पर काउंट कर लें, तो यहां पर टेन का उल्टा ये कॉट हो जाएगा, मतलब यहां से ये साइन थीटा और इसको कॉस थीटा और इसको हम टेन थीटा कहते हैं। और अगर इधर से काउंट करें, आधार बटे लंब ये कॉट थीटा हो जाएगा, कर्ड बटे आधार ये सेक थीटा हो जाएगा, और इसके बाद में ये हमारा कर्ड बटे लंब, तो ये इसको हम कोसेक थीटा लिखते हैं। इसको आपको इस तरीके से लाल बटे कका के रूप में याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आपने सीख ली, इसमें तो कोई किसी को समस्या नहीं है ना। ये कुछ नई बातें आपने सीखी, भैया उन्नयन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है ना। एक और छोटी छोटी बातें कुछ सीखनी है, जैसे हम ये मीनार मान लें, तो मीनार का बच्चों ये शीर्ष बिंदु कहलाएगा, है ना, ये शीर्ष बिंदु कहलाएगा, और ये पाद बिंदु कहलाएगा। जहां पर हम पाद मतलब पैर होते हैं, है ना, जहां पर हम खड़े होते हैं तो पैरों पर खड़े होते हैं, पादों पर खड़े होते हैं कह सकते हैं। अगर हम किसी मीनार के आधार की बात करें तो मीनार का आधार पर पाद बिंदु होता है ना, मीनार के आधार पर ही पाद बिंदु कहा जाता है। पाद बिंदु का मतलब ये नीचे वाला बिंदु, इसको याद रखना है। ठीक है, मीनार का आधार पर ये पाद बिंदु कहलाएगा, ये शीर्ष बिंदु कहलाएगा, है ना, बात क्लियर है। और किसी ये क्षैतिज है, क्षैतिज स्तर पर, क्षैतिज रेखा पर, या ये कहे जमीन पर कोई कार हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, वहां पर हम भी खड़े हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहां पर ये सारी बातें आपको यूज करनी है, और सभी के सभी ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे हम ये कहें कि आपके पास कोई समकोणीय त्रिभुज दिया जाए, अगर कोई समकोणीय त्रिभुज दिया जाए और इसमें लंब वाली भुजा दी जाए, कर्ण वाली भुजा दी जाए, तो लंब और कर्ण में हमेशा और हमेशा साइन लगाना है। देखो साइन लगाना है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कभी भी किसी भी चित्र में, किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा मिलता है कि लंब और कर्ण मिलता है, तो हमेशा आंख बंद करके आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और अगर लंब और आधार मिलता है तो हमेशा टेन थीटा लगाना है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। कॉस कब लगाना है, आधार हो कर्ण हो, आधार और कर्ण दिया जाए तो हमेशा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। बस इन 3 को लगाना है, 3 हमें यूज नहीं करने पड़ेंगे, केवल 3 ये निष्पत्तियां आपको यूज करनी पड़ेंगी। बात क्लियर। बस आते हैं, देखो पहले एक उदाहरण करते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले नंबर देखो एक उदाहरण करेंगे, जल्दी से इसको इतना नोट करो भाई। अब ये हमारा पहला उदाहरण, देखो ध्यान से दिखता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। बिल्कुल ठीक है, धरती पर एक मीनार कैसी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ध्यान से समझना बच्चों, पहले आप इसका एक डायग्राम बनाओगे, चित्र बनाओगे, कहां से मीनार है, कहां से देखा जा रहा है, कहां पर कोण बना है, ये सारी बातें आपको एक डायग्राम में बनानी। देखो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर पहले खड़ी करनी है। ये लो हमारी धरती बन गई, और ये हमारी एक मीनार ऊर्ध्वाधर बिल्कुल खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ये हमारी एक मीनार है। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लेते हैं मीनार हमारा ए बी है और ये हमारी धरती हो गई। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ये खड़ी है मीनार,
और कहता है धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ध्यान से देखो, धरती ये है, इसके धरती पर कोई बिंदु है और कहता है वो बिंदु है कहां पर, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार का पाद बिंदु इसको कहेंगे। पाद बिंदु का मतलब आधार, जहां पर मीनार खड़ी है उस बिंदु को क्या कहेंगे, पाद बिंदु कहेंगे। और इस पाद बिंदु से कितनी दूरी पर बिंदु है हमारा, 15 मीटर की दूरी पर। देखो एक बिंदु जो कहां पर है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं ये हमारा बिंदु है सी। ये यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है, 15 मीटर है मीनार के पाद बिंदु से। और धरती पर कोई बिंदु है सी, ये 15 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब यहां से 15 मीटर की दूरी पर जो स्थित बिंदु है वहां से मीनार के शिखर का कोण बनाए तो ये हमारी देखो एक दृष्ट रेखा हो जाएगी। यहां सी बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, सी बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। तो ये इस तरीके से देखो ये दृष्ट रेखा हो जाएगी, है ना। ये इस तरीके से यहां से मीनार के शिखर को देखा गया है। तो कोण कितना बना है, देखो 60 अंश का कोण बनता है। तो कहता है मीनार कितनी ऊंचाई है की है ये बताओ। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, ये h का मान हमसे ज्ञात करवाया गया है। ये हमारा देखो प्रश्न है। अब हमने जो भी प्रश्न में दिया गया था उसको डायग्राम के रूप में यहां पर बना लिया है, चित्र के रूप में बना लिया है। फिर से समझो, ए बी हमारी एक मीनार है जो धरती पर ऊर्ध्वाधर बिल्कुल खड़ी है। अब कहता है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर कोई स्थित बिंदु है और यहां से मीनार के शिखर का कोण बन रहा है कितना, उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, मतलब यहां से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 अंश। हमने कहा था ऊपर जब आंख को उनार के देखोगे, आंख को उठा के देखोगे तो ये कोण जो बनता है वो हमेशा ऊपर की ओर बनता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो ये कोण हमारा उन्नयन कोण है 60 अंश। और ये मीनार कितनी ऊंचाई की है ये आपसे पूछी गई, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है। यहां पर बड़े आराम से आपको यहां लिख देना है, माना ए बी मीनार है, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने मान ली है h है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई हमारी h है, कैपिटल मान लिया है। तो चलो यहां भी हम भी कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल h है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये आपका एक समकोणीय त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी। और इस समकोणीय त्रिभुज में आप बड़े आराम से, अभी हमने बताया था कि अगर लंब और आधार होता है तो लंब और आधार में हम tan लगा देते हैं। बिल्कुल किसी को सोचना समझने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, यहां पर tan थीटा, और थीटा मतलब 60 अंश है। देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा कितना है, AB है, और आधार हमारा CB है। tan 60 का मान हमें पता है √3 होता है, बराबर AB हमें ज्ञात करना है और ये CB 15 दिया गया है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा सीधा h का मान ज्ञात हो जाएगा। h बराबर 15 √3 मीटर, ये बच्चों आंसर है। अगर प्रश्न में √3 का मान दिया जाए तो आपको यहां पर √3 का मान रखना है। बाय द वे ना दिया जाए तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, यही आंसर लिख देना है। वैसे √3 का मान आपको याद रखना है 1.732 होता है, और 15 से गुणा करके इसका आंसर आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। आप करोगे या हम कर दें भाई, चलो कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48, 15 सत्ते 105, और 105 4 109, और इसके बाद 15 एकन 15 10 25, 1 2 3, ठीक है। 25.98 मीटर लगभग हम कह सकते हैं ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर ये √3 का मान प्रश्न में दे तो आपको मान रखना है। बाय द वे प्रश्न में √3 का मान ना दिया जाए तो आपको आंसर 15 √3 मीटर ही लिखे आना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से देखो पहला उदाहरण कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोलो आया कि नहीं? अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये है हमारा देखो दूसरा उदाहरण।
एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के एक शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी ज्ञात करिए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। √3 का मान 1.73 यहां दिया गया है। तो बच्चों ध्यान से समझो, ये चित्र भी साथ साथ में प्रिंट है। इस प्रश्न में ये चित्र भी दिया गया है क्या? ये मान लिया हमने AD हमारा बिजली का खंभा है और यहां पर ये तार जो लगे हैं, इनमें बिजली के तारों में कुछ करंट में कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, कुछ मरम्मत करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, एक सीढ़ी लगाना है और वो सीढ़ी यहां तारों तक नहीं पहुंचनी है, बल्कि तारों से नीचे रहने चाहिए, ताकि यहां पर कोई मिस्त्री बैठ के इस तारों से दूर रह के काम आसानी से कर सके। तो कितनी नीचे रहनी चाहिए? प्रश्न कहता है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, मतलब यहां से कितने नीचे, 1.3 मीटर नीचे तक एक बिंदु तक उसको पहुंचना है ना। यहां पर B बिंदु तक उसको पहुंचना है। कितनी दूरी है यहां से यहां तक की? ये है 1.3 मीटर की दूरी तक ये नीचे तक पहुंचना चाहती है। मतलब खंभा है पूरा 5 मीटर का, यहां से यहां तक पूरा खंभा है 5 मीटर का, और ये पहुंचना कहां तक चाह रही है? शिखर से 1.3 मीटर की ऊंची तक सीढ़ी लगाना चाह रही है। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जबकि प्रश्न में कहा गया है कि ये सीढ़ी क्षैतिज के साथ में 60 अंश के कोण पर झुका के उसको लगानी है। तो बच्चों ध्यान से समझो, कहता है कि प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब ये लंबाई पूछी गई है, जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच सके। मतलब ये क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर अगर ये सीढ़ी लगाई जाए तो अपेक्षित स्थिति उसकी क्या है कि 1.3 मीटर की ऊंचाई तक ये सीढ़ी रहे। ऊपर से नीचे कितनी होनी चाहिए? 1.3 मीटर की ऊंचाई ऊपर से नीचे रहनी चाहिए, है ना। इतना गैप रहना चाहिए। A बिंदु से B बिंदु तक कितना गैप रहना चाहिए? 1.3 मीटर की ऊंचाई का गैप रहना चाहिए। सीढ़ी कितनी लंबाई की है, ये प्रश्न हमारा है। ये हमारी है सीढ़ी। ये क्या है बच्चों? ये हमारी सीढ़ी है और इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। यहां लिखो, ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो हमने मान ली कितनी है? L है। बस इस L का मान हमसे यहां पूछा गया है। समझते हैं बच्चों, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? ये सीढ़ी कितनी लंबाई की है, जबकि ये 60 अंश के कोण पर झुकी है और सीढ़ी कहां पर लगाई गई है? पूरा खंभा 5 मीटर का है, ऊपर से 1.3 मीटर की नीचाई तक पहुंचनी है उसको, सीढ़ी को। ये सीढ़ी की लंबाई अब कितनी है? यहां पर बच्चों बड़ी आराम से कह सकते हो कि ये खंभा तो हमेशा और हमेशा ऊर्ध्वाधर ही खड़ा किया जाता है। ये तो 90 अंश का कोण हो जाएगा। ये दूरी कितनी है ये पहले निकालो। चित्र से आप ध्यान से देखो तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा BD है वो BD कितना है? ध्यान से देखो, BD को क्या लिख सकते हो? BD को लिख सकते हैं हम पूरा AD में से हम AB घटा दें तो ये हमारा BD निकल आएगा। चित्र से देखो, ये हमारा BD है। B बिंदु से D बिंदु तक की दूरी निकालनी है तो क्या करना है? AD में से ये AB घटा दो, मतलब पूरी में से इतनी घटानी है। 5 में से कितना घटाना है? 5 में से 1.3 आपको घटाना है। 5 माइनस 1.3, तो इस तरीके से कितना बचेगा? देखो ध्यान से, 5 में से 1.3 घटाओगे तो आपको लिखना है 3.7 मीटर की ऊंचाई ये आपकी बचेगी। 3.7 मीटर की नीचे से इसकी दूरी 3.7 मीटर अब रह गई। खंभा कितनी ऊंचाई का रह गया? ये सीढ़ी जहां पर लगी है आधार से उस ऊंचाई, ये खंबे की ऊंचाई कितनी रह गई? जहां पर सीढ़ी लगी है उसकी ऊंचाई है 3.7 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी लगाई गई है, ठीक है। अब सीढ़ी की लंबाई मान लिया हमने L है, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर कितनी मान लें? L है। तो
तो अब बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, समकोणीय त्रिभुज हमारा बन गया है बीडीसी। ध्यान से देखो, बीडीसी में बीडीसी, इसमें देखो थीटा कितना है, 60 अंश का कोण है। ध्यान दें ये लंब है और ये कर्ण है, तो बच्चों हमने बताया था कि लंब और कर्ण में साइन की निष्पत्ति आपको लगानी होती है। यहां पर आप लिखो साइन 60 अंश बराबर, थीटा का मान 60 है ना, साइन 60 बराबर क्या लिखना है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बीडी और ये कर्ण कितना है बीसी, ये हमें बीसी ही तो ज्ञात करना है। साइन 60 का मान होता है √3/2, बराबर का निशान लगाओ। बीडी और ये बीडी देखो हमने ये निकाली है 3.7 और ये बीसी जो है एल हमने माना है, इस एल का मान हमें ज्ञात करना है। चलो भाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 × एल बराबर हो जाएगा 2 × 3.7 और यहां से L का मान निकालो तो √3 से भाग हो जाएगा। पहले इनका गुणा कर लेते हैं। देखो 2 7 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.4 और बटे में लिखेंगे √3। परमेयीकरण करें तो √3 का आंसर में गुणा कर दें तो ये इस तरीके से यहां से L बराबर मिल जाएगा 7.4 गुणे √3 का मान प्रश्न में देखो दिया गया है 1.73 दिया गया है, बटे में √3 में √3 का गुणा करते पूरा 3 मिलेगा। कितना लिखना है, बटे में 3। अब ऊपर पहले गुणा करो फिर बाद में 3 से भाग करोगे। देखो यहां पर करके दिखा देते हैं, ये हमारा 1.73 लिख दो कोई बात नहीं, और 7.4 से हमें गुणा करना है। चलो यहां से देखो 4 3 का गुणा 12 है, हासिल में 1, 4 7 28 1 29, हासिल में 2, 4 एकम 4 2 6 और यहां से देखो 7 का गुणा करो तो 7 या 21, हासिल में 2, 7 7 49 और 51, हासिल में 5, 7 एकम 7 और 5 12 है। ठीक है, और यहां से देखिए हमारे पास 2, ये 0, 7 और 1 8 और ये 12 है। ठीक है, 1 2 3, तो आपको लिखना है ये 12.802। ठीक है, और डिवाइड करना है काहे से, 3 से डिवाइड करना है। अब देखो 3 से भाग कर दें तो 3 से भाग करने पर ये सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीढ़ी की ऊंचाई। देखो 3 से भाग करो तो 3 चौको 12 है, बिल्कुल ठीक है, 3 दूनी 6, 6 का मतलब ये हो गया जाके 2 बचे 20 हो गए, तो 3 7 21 है ना, 3 7 21 लगभग लिख दो, छोड़ो हटाओ, है ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हम लगभग लिख देते हैं। सीढ़ी की लंबाई जो है वो कितनी, 4.27 मीटर लगभग आपको लिखनी है। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई कि नहीं। अब यहां पर एक बात और पूछी गई है, थोड़ा ध्यान दें। ये हमने सीढ़ी की लंबाई तो ज्ञात कर ली, इसके बाद में एक बात और पूछी गई है कि यह भी बताइए, देखो लिखा है, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब सीढ़ी का पाद बिंदु ये है, खंभे का पाद बिंदु ये है, इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी हमसे पूछी गई है। तो इसको हमने चलो x मान लिया है, ये हमें अब इसको भी ज्ञात करना है। कैसे करना है, देखो वही समकोणीय त्रिभुज यहां भी है, समकोणीय त्रिभुज है D, ये BDC, क्या लिख दें यहां पर, BDC में यहां भी ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। लंब और आधार में tan लगा दिया करो, बिना सोचे बिना समझे। आपको क्या लिखना है, tan थीटा का मतलब लिखना है 60, tan 60 बराबर लंब कितना है BD और बटे में आधार कितना है DC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में, ये BD देखो हमने पहले निकाला है, BD बराबर है 3.7 और अपॉन में DC। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो DC बराबर हो जाएगा 3.7 बटे में हो जाएगा √3। यहां भी √3 से आंसर में गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 3.7 गुणे √3 का मान 1.73 होता है, नीचे बटे में √3 का गुणा पूरा 3 लिखना है। ठीक है बच्चों, गुणा करो, ये हमारा गुणनफल देखो कितना, 1.73 गुणा करना है 3.7 से, तो 7 या 21, हासिल में 2, 7 7 49 और 2 51, हासिल में 5, 7 एकम 7 और 5 में जोड़ो तो 12 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड, 3 से 3 3 9, 3 7 21
और 3 एकम 3 और 2 5, तो 1 0, ये 3 और 1 4, और इसके बाद ये आपको 6 लिखना है। ठीक है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाना है, और ये हमारा हो गया 6.401 डिवाइड करना है 3 से, तो 3 दूनी 6, दशमलव लगाओ, 3 एकम 3, और इसके बाद में 3 का 9 लिख दो, चाहे 3 चौको 12 लिख दो, चाहे कुछ, है ना। लगभग लिखना है, जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो लगभग जरूर लिखते हैं। ठीक है, यहां पर लिखो मीटर और आगे ब्रैकेट में लिखो लगभग। बात समझ में आई बच्चों? ये हमारा देखो, ये हो गया इस उदाहरण नंबर दूसरे का हल। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं? चलो इसको भी नोट करो, और फिर अब उदाहरण नंबर तीसरे पर बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा उदाहरण। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो चिमनी की ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों बहुत ध्यान से हर प्रश्न को, जो भी प्रश्न यहां पर लिखा होता है ना, उसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। जो भी आपको प्रश्न पत्र में पहले सवाल मिले उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहां पर चिमनी बनानी है, कहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा है। प्रेक्षक का मतलब समझते हो, जो व्यक्ति देख रहा है उसको, उसी को प्रेक्षक कहते हैं, है ना। तो 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर लंबा एक कोई व्यक्ति है, समझो। प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति है जो उस चिमनी को देख रहा है, चिमनी को देख रहा है। चिमनी कितनी दूरी पर है? कहता है 28.5 मीटर की दूरी पर ये चिमनी है, और ये प्रेक्षक उस चिमनी को देख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का जो कोण बन रहा है वो 45 अंश बन रहा है। चिमनी कितनी ऊंचाई की है ये आपको बतानी है। देखो, एक ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारा हो गया एक प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब जैसा कि हमने बताया, ये हमारी हो गई जमीन, और यहां पर कोई चिमनी है, और यहां पर कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है जो चिमनी को देख रहा है ना। यहां पर इस व्यक्ति की ऊंचाई दी गई है, कितनी ऊंचाई दी गई है? ये 1.5 मीटर ऊंचाई का ये हमारा व्यक्ति है, ये कह सकते हैं प्रेक्षक है। ठीक है, और यहां पर इसकी कोई आंखें लगी होंगी, और ये देख रहा होगा किसको? इन आंखों से। देखो लिखा है, उसकी आंखों से चिमनी का जो शिखर है उसका कोण, शिखर का कोण 45 अंश है। मतलब इसकी आंखों से इसके शिखर को देखा जा रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो गई। और ये कोण जो है ना वो कितना है? 45 अंश। 45 अंश का कोण कहां से बनाना है? ये हमारी जो आंखें है ना, आंखों का ये क्षैतिज स्तर कहा जाएगा। हमने क्या बताया था कि जमीन के समानांतर ये हमारी एक रेखा होती है, इसको क्षैतिज स्तर कहा जाता है। ये हमारा है क्षैतिज स्तर। ठीक है, और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का ये कोण होता है, वो हमारा उन्नयन कोण होता है। ये दिया गया है 45 अंश का कोण। ठीक है, ये आंखें चिमनी के शिखर को देख रही हैं, ऊंचाई पर देख रही हैं, तो 45 अंश का उन्नयन कोण ही बनेगा। हालांकि यहां पर प्रश्न में शिखर का कोण 45 अंश लिखा है, ये नहीं लिखा है कि उन्नयन कोण है या अवनमन है। तो ये निश्चित है बच्चों, जो आदमी होगा, कोई प्रेक्षक होगा, वो 1.5 मीटर का होगा, चिमनी ऊंची ही होगी, तो जब ऊंचाई पर देख रहा होगा तो निश्चित रूप से उन्नयन कोण ही बनता होगा। ठीक है, अब ये चिमनी कितनी ऊंचाई की है? ये चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछी गई है। ये चिमनी कितनी ऊंचाई की है, ये हमारा प्रश्न है ना। ये मान लिया चिमनी है, ये इसकी कितनी ऊंचाई है ये आपको बतानी है। ठीक है, एक बात ये निश्चित है बच्चों कि 1.5 मीटर का ऊंचाई का प्रेक्षक है, तो ये भी हमारी 1.5 मीटर, तो ये पक्की बात है। इतनी दूरी तो 1.5 मीटर हो जाएगी। अब ये मान लिया कि ये हमारी जो चिमनी है वो h मीटर ऊंचाई की है। ये क्या है? इसको लिख लेते हैं, चिमनी है जिसकी ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h। ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, नामकरण कर लेते हैं। AB हमारी हो गई चिमनी, CD हमारा ये प्रेक्षक हो गया, और यहां पर हमने कोई E बिंदु और लिख लिया है। तो अब बच्चों यहां पर समझो कि इस चिमनी की पूरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इतनी ऊंचाई तो हमें ज्ञात है। अगर इतनी और मिल जाए,
AE और मिल जाए तो AE में 1.5 जोड़ देंगे तो पूरी की पूरी ऊंचाई हमारी ज्ञात हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने मान लिया चिमनी की ऊंचाई h है, h में से इतना घटा दो तो ऊपर वाला ये हिस्सा बच जाएगा। मतलब यहां पर आप लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको यहां पर पहले लिख लेते हैं। माना AB चिमनी है, AB क्या है? चिमनी है, जिसकी ऊंचाई लिख दें यहां पर, जिसकी ऊंचाई कितनी मान ली है? h है। ठीक है। CD हमारा प्रेक्षक है तथा CD क्या है? प्रेक्षक है, जिसकी ऊंचाई दी गई है, जिसकी ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर है। चित्र से आप यहां से ऐसा बिल्कुल अच्छे से कह सकते हो, चित्र से आप देखो तो AE का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। AE बराबर देखो कितना हो सकता है, ये AE है, पूरा H में से 1.5 घटा दो तो आप कह सकते हो कि AB में से आप EB घटा के कह सकते हो कि ये AE बचेगा। AE बराबर कितना होगा? AB में से EB घटा दो आप। ठीक है। EB कितना घटाना है? EB घटाना है। AB कितना है? हमने H माना है और EB हमारा है 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो H माइनस 1.5 ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा AE। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा समकोणीय त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? DEA में। ध्यान से देखो बच्चों, कौन सा है? DEA। ये समकोणीय त्रिभुज है और इस समकोणीय त्रिभुज में आप बड़े आराम से कह सकते हो tan, देखो ध्यान दें, ये हमारी लंब भुजा है, ये हमारी आधार भुजा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। बिल्कुल डेफिनेट बात है। एक बच्चों यहां पर और समस्या समझो, ये चिमनी जो है ना, चिमनी से प्रेक्षक की दूरी कितनी दी गई है? 28.5 मीटर दी गई है। ये हमारा प्रेक्षक है, ये हमारी चिमनी है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 28.5। ये पूरी 28.5 है तो इसको भी हम कह सकते हैं ये भी हमारी 28.5 मीटर ही होगी। तो अब आप देखो, इसमें हम यहां पर ये लंब वाली भुजा है, ये आधार भुजा है। लंब और आधार में हमेशा और हमेशा tan का संबंध होता है। आप यहां लिख सकते हो tan थीटा और थीटा बराबर है 45। ठीक है। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा है AE और बटे में आधार हमारा है DE। ठीक है। tan 45 का मान 1 लिखो बराबर AE, और AE देखो हमने ये निकाला है H माइनस 1.5 अपॉन में DE, और DE का मान है 28.5। कैलकुलेट करोगे सीधा सीधा आपका आंसर यहां से मिलेगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H माइनस में 15 बराबर 15 न कहें 1.5, H माइनस 1.5 बराबर में 28.5 लिखो, और इस तरीके से H का मान यहां से मिल जाएगा 28.5 प्लस 1.5। ये माइनस का 1.5 है, इधर भेजोगे प्लस का 1.5, और 28 में 1.5 यहां से जोड़ दोगे तो निश्चित रूप से इसको क्या कहोगे? 28.5 प्लस 1.5 मतलब 30.0, मतलब 30 कह सकते हो, है ना। 30 मीटर ये हमारा देखो H का मतलब चिमनी की टोटल ऊंचाई कितनी निकली है? 30 मीटर। यहां पर आप उत्तर में क्या लिखोगे? चिमनी की ऊंचाई H बराबर 30 मीटर आपको लिखनी है। ये बच्चों आंसर है। क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या हो तो बोलो। तो ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 3 क्लियर। ठीक है। और बच्चों वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब उदाहरण नंबर 4 पर, और ये हमारा उदाहरण 4। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, पहले ध्यान से पढ़ोगे तभी चित्र बनेगा सही। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा है, तो शिखर का उन्नयन कोण बना है 30 अंश। आगे, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से
ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो कहता है ध्वज दंड की लंबाई कितनी है और बिंदु P से भवन की दूरी कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। जबकि √3 का मान 1.732 यहां पर दिया गया है। तो ध्यान से समझो, पहले चित्र बनाओ। देखो क्या करना है, भूम के एक बिंदु P से, चलो यहां पर भूम, इसको यहां क्षैतिज बना लें, ये भूम हो गई, और इसके यहां पर कोई भूमि पर बिंदु है, ये P मान लिया हमने बिंदु है। इस P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा है। तो यहां पर कोई 10 मीटर ऊंचाई का, ये लो हमने भवन बना लिया, ये 10 मीटर ऊंचाई का है। कितनी ऊंचाई का है? 10 मीटर। केवल इसकी ऊंचाई भवन की है 10 मीटर। यहां लिखो 10 मीटर, और ये है क्या? भवन है। 10 मीटर ऊंचे भवन, ये हो गया भवन, ठीक है। और P बिंदु से भवन के, देखो लिखा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो P बिंदु से भवन के शिखर को देख लो, ये कोण बना दो भैया, कितना? 30 अंश। ये दृष्टि रेखा हो गई, देखा मतलब दृष्टि, ये दृष्टि रेखा हो गई, और दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच का कोण ये 30 अंश दिया गया है, उन्नयन कोण 30 अंश है। अब प्रश्न कहता है इस भवन के ऊपर एक कोई, देखो लिखा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब यहां पर इसके ऊपर अपना किसी इष्ट का किसी ने ये अपना झंडा लगा दिया, बजरंग बली का मान लो, शंकर जी का मान लो, देवी मैया का मान लो, आप जो भी मानना चाहो, है ना। यहां पर ये झंडा लगा दिया गया है, डंडा में झंडा बांध दिया गया है ना। ध्वज दंड होता है, ध्वज का डंडा, और उसी में डंडे में झंडा परो के यहां पर लगा दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब P बिंदु से ध्वज का शिखर, मतलब इसको कहा जाएगा शिखर, और P बिंदु को मिला दो तो इस तरीके से देखो ये हमारा कोण बन गया 45 अंश का। प्रश्न कहता है P बिंदु से और ये ध्वज के शिखर का जो कोण बना है वो कितना है? 45 अंश है। तो ये कोण हमारा हो गया 45 अंश, ठीक है। टोटल यहां पर शिखर से P बिंदु को मिलाया गया है, तो P बिंदु से शिखर का जो कोण बना है वो टोटल 45 अंश है, ठीक है। अब प्रश्न हमारा कहता है कि बताओ ध्वज दंड की लंबाई कितनी है। ये हमारा देखो ये इतना ध्वज दंड है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई पूछी गई है। चलो यहां पर मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? h है। ध्वज दंड की लंबाई h है, ये हमसे पूछी गई है। और पूछा गया है बिंदु P से भवन कितनी दूरी पर है। P बिंदु से भवन की दूरी, मतलब ये क्षैतिज दूरी पूछी गई है, इसको x मान लेते हैं, ये भी हमसे पूछ ली गई है। बात समझ में आई? चित्र समझ में आ गया कि नहीं? फिर से एक बार पूरी बात समझो कि ये हमारा हो गया कोई क्षैतिज, मतलब जमीन हो गई, है ना। ये भूमि हो गई, भूमि पर एक कोई बिंदु P है। P बिंदु से भवन है कोई 10 मीटर ऊंचाई का, भवन के शिखर को P बिंदु से देखा जा रहा है। P बिंदु से भवन के शिखर को देखा, 30 अंश का कोण बना। भवन के ऊपर शिखर पर ये झंडा का डंडा लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? जबकि इस P बिंदु से झंडे के शिखर को देखा जा रहा है, तो कोण कितना बना? 45 अंश। अब P बिंदु से भवन कितनी दूरी पर है, ये भी दूरी आपसे पूछी गई है। क्लियर है बच्चों? यहां पर नामकरण कर देते हैं। A B ये हमारा भवन हो गया, B C ये हमारा झंडा का डंडा हो गया। इस झंडे के डंडे की लंबाई जो BC है वो हमसे ज्ञात करवाई गई है, और P बिंदु से A बिंदु की दूरी हमने x मान ली है, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं जो भी हमने यहां पर माना है, यहां लिख देते हैं। माना AB भवन है, AB क्या है? AB भवन है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? जिसकी ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, जिसकी ऊंचाई बराबर है 10 मीटर है, ठीक है। तथा यहां पर लिखो BC ध्वज दंड है, जिसकी ऊंचाई मान ली कितनी है? h है। जिसकी ऊंचाई माना, ऊंचाई कहें या ध्वज दंड की लंबाई कहें, एक ही बात है। जिसकी लंबाई लिख दें, है ना, जिसकी लंबाई बराबर कितनी लिख दें? लंबाई h है, जिसकी लंबाई हमने h मान ली है, ठीक है। अब
यहां पर देखो समकोणीय त्रिभुज पहले लिख लो, कौन सा समकोणीय त्रिभुज बन रहा है, तो ध्यान से बच्चों ये पहले देखो ध्यान से, BAP समकोणीय त्रिभुज है कि नहीं। हमेशा कभी भवन खड़ा होगा, मीनार खड़ी होगी, कोई वृक्ष खड़ा होगा, कोई इमारत खड़ी होगी, हमेशा ऊर्ध्वाधर ही मानी जाएगी। तो ये भवन हमारा ऊर्ध्वाधर माना जाएगा क्षैतिज के साथ में, ये 90 डिग्री का कोण है, तो BAP ये आपका समकोणीय त्रिभुज है। क्या लिखना है, समकोणीय त्रिभुज BAP। इस समकोणीय त्रिभुज में आप कह सकते हो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब और आधार में आप बहुत अच्छे से जानते हो tan संबंध होता है, तो आपको लिखना है tan 30 अंश। तो ध्यान से बच्चों ये कभी गलती मत कर देना कि ये कोण कौन सा लिखना है, तो बड़ा नहीं लिखना है हमें, तो ये वाला कोण, ये त्रिभुज का कोण लेना है। तो इस त्रिभुज का कोण कौन सा है, 30 अंश। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार लिखनी है। लंब भुजा हमारी AB है और आधार भुजा हमारी PA है। ठीक है, tan 30 का मान लिखो 1/√3 बराबर में, और ये AB का माप 10 दिया गया है, और ये PA ये हमें ज्ञात करनी है, इसको हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 10 × √3। आप यहां पर हमें 10 × √3 का मान 1.732 दिया गया है, तो 10 का हम गुणा करेंगे, एक अंक आगे दशमलव खिसकाओ, तो 17.32 मीटर ये हमें लिखनी है x की वैल्यू। मतलब P बिंदु से भवन की दूरी 17.32 मीटर है। बात क्लियर है। अब भैया अब यहां पर आते हैं, देखो समकोणीय त्रिभुज CAP, पूरा बड़ा त्रिभुज ले लो, तो यहां पर आपको लिखना है समकोणीय त्रिभुज PAC में। इस समकोणीय त्रिभुज में देखो ध्यान से, इस पूरे देखो ये पूरी लंब है भुजा, ये पूरी आधार भुजा है, पूरा कोण 45 अंश का है। तो आपको लिखना है tan 45 बराबर, क्या लिखना है, tan 45 बराबर लंब कितना है CA, आधार कितना है PA, यहां लिख देते हैं। देखो tan 45 को तो 1 लिख लें, बराबर का निशान लगाओ। C से लेकर A तक पूरी दूरी है h+10। देखो ऊपर h है और नीचे वाली 10 है, तो h+10 लिखो बटे PA, और PA का मान x है जो कि हमने यहां पर देखो निकाल रखा है। ठीक है, अब यहां से देखो 1 बराबर लिखो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखो, h+10 बराबर में x। तो h+10 बराबर x, और x का मान यहां पर कितना है, ये 17.32 है। 10 इधर ले जाओगे तो h बराबर हो जाएगा 17.32 माइनस 10, और 10 कम कर दें तो यहां से हमें 7.32 मीटर ये हमारे झंडे के डंडे की लंबाई है। झंडे के ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, 7.32 मीटर। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया ध्वज दंड की लंबाई। और ये x का मतलब क्या है, x का मतलब है कि P बिंदु से भवन की दूरी। यहां क्या लिखना है, P बिंदु से भवन की दूरी। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या। चौथा उदाहरण आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 पर, और यह है हमारा 5वां नंबर उदाहरण। देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती। क्या कहता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी कोई मीनार है, उस मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती, जबकि सूर्य का उन्नतांश मानी उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता। यहां पर इसी को दूसरे रूप में इस तरीके से लिख दिया गया है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और BD जो है वो छाया की लंबाई है। अब यहां पर छाया की लंबाई को भी आपको BD दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि कहा गया है कि उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की क्या ऊंचाई है ये आपको बताना है।
तो बच्चों ध्यान से समझो, हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि आप ध्यान से पहले सवाल को पढ़ा करते हैं, है ना। पहले ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा कि कहां पर मीनार बनानी है, कहां से कोण बनाना है, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। समतल जमीन पर खड़ी कोई मीनार पहले बनाओ। देखो ये समतल जमीन हो गई, इस समतल जमीन पर एक आपको ऊर्ध्वाधर ये खड़ी मीनार बनानी है। ठीक है भाई, ऊर्ध्वाधर ये हमारा एक कोई मीनार है, मान लेते हैं ए बी हमारा ये मीनार हो गया। ठीक है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती। बच्चों ये पता है ना, मीनार जब ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है तो छाया कहां बनती है, जमीन पर। हम जब खड़े होते हैं तो हमारी सूर्य की जो किरण पड़ती है तब हमारी छाया बनती है, वो कहां बनती है, जमीन पर बनती है। तो इसी प्रकार ये कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है और इस मीनार की जो छाया है वो हमारी इस जमीन पर पड़ रही है कहीं पर। ठीक है, अब वो कहता है कि छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता। मतलब कह सकते हैं जैसे हम यहां पर ये इस स्थिति में पहले बनाएं कि 60 अंश का कोण ये छाया बना रही है, ये यहां से यहां तक छाया है। ठीक है, छाया कितनी है, यहां से यहां तक मान लेते हैं सी बिंदु है, तो पहली छाया कितनी है, बीसी है। और अब कुछ देर बाद ये आपने देखा, आपको ये ऐसा आप खुद भी फील कर सकते हो कि अगर आप सुबह के टाइम देखते हैं तो आपकी छाया दूर दिखाई देती है, दूर छाया बड़ी हो जाती है। और जब सूर्य ऊपर आता है, कोण बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं छाया कम हो जाती है। तो सूर्य ये बढ़ गया है, यहां पर आपका सूर्य कह सकते हैं, और इस छाया को यहां पर इतनी छोटी दिखाओ जबकि 60 अंश का कोण है। और जब 60 अंश से कोण घट करके 30 अंश रह जाता है, ये देखो 30 अंश का कोण रह जाता है, तो निश्चित रूप से ये छाया बढ़ जाती है। कितनी, 40 मीटर अधिक लंबी होती है। यहां पर डी बिंदु डाल लो। ठीक है, जब 60 अंश का कोण बनता है तो छाया इतनी है, और 60 अंश से घटकर के कोण 30 अंश हो जाता है तो छाया की लंबाई उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले मान लो ये x थी, तो अब x से अधिक हो गई, कितनी, 40 और अधिक हो गई, तो x प्लस 40 पूरी छाया की लंबाई हो गई। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो अब बताइए कि ये मीनार कितनी ऊंचाई है, ये हमसे पूछा गया है। ये है मीनार और इसकी ऊंचाई पूछ दी गई है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है जो आपसे पूछी गई है। बोलो समझ में आया बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। इसी को दूसरे रूप में ऐसे लिख दिया गया है कि छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और BD जो है वो छाया की लंबाई है। देखो BD ये छाया की लंबाई है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण ये कितना है, 30 अंश का है, और ये 40 मीटर अधिक लंबी होती तो यहां पर ये कितना होता, ये 60 अंश का कोण है। ये 60 अंश का कोण है, तो ये छाया बढ़ जाए, 40 मीटर और बढ़ जाए पहले से, तो कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश का कोण बनेगा। कोण घट जाता है, छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो कोण निश्चित रूप से घट जाएगा। ठीक है, तो बताइए मीनार कितनी ऊंचाई की है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्रश्न हमारा क्या है। अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो मेरे ख्याल से अब तो यहां पर कोई समस्या नहीं है। ये 90 डिग्री का कोण है ना। कह सकते हैं कि इस वाले समकोणीय त्रिभुज, इसका नाम है ABC। ध्यान से देखो, चलो पहले इतना लिख देते हैं, माना AB मीनार है, माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लें कितनी है, जिसकी ऊंचाई h है और जो हमसे पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर एक समकोणीय त्रिभुज पहले ABC लें, समकोणीय त्रिभुज ABC। इस समकोणीय त्रिभुज में ध्यान से देखो, इसमें आप कह सकते हो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। लंब और आधार में tan का संबंध हमेशा लगाना है। तो ये थीटा का मान तो 60 दिया गया है, तो आपको लिखना है tan 60 बराबर लंब बटे, मतलब AB बटे में CB लिख देना है। लंब बटे आधार, ये हमारा CB है। ठीक है, tan 60 का मान √3 होता है, बराबर में AB को h लिख लें और बटे में x, ये हमें ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां से h का मान निकालेंगे, x √3। इस पर हम एक समीकरण का नंबर डाल दें। इतनी बात बच्चों समझ में आई। हमें दोनों यहां पर हमें क्या करना है, h का मान ज्ञात करना है। अभी h का मान x के पदों में हमने ज्ञात कर लिया। इस x का मान जब ज्ञात करेंगे तो हमें फिर h का मान ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करते हैं,
ए बी डी, पूरा बड़ा त्रिभुज ले लो, ये भी समकोणीय त्रिभुज है जिसको कहेंगे ए बी डी। इस समकोणीय त्रिभुज में देखो, समकोणीय त्रिभुज ए बी डी में यहां पर लिख सकते हैं, देखो tan 30 अंश बराबर, ध्यान से देखो बच्चों, tan 30, tan क्यों लगाया, यहां पर ये लंब भुजा है, ये आधार भुजा है, लंब भुजा आधार भुजा होती है तो tan लगाना होता है। हम यहां पर tan थीटा, थीटा का मतलब 30, tan 30 बराबर यहां पर लिखेंगे लंब, लंब कितना है ए बी और आधार है हमारा डी बी। tan 30 को लिखेंगे 1/√3 बराबर ए बी को लिखेंगे h बटे में डी से बी तक टोटल है हमारा 40 प्लस एक्स है, तो यहां पर लिखेंगे 40 प्लस एक्स। बात क्लियर? चलो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर h√3, और यहां से x का मान निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा h√3 माइनस में 40। ठीक है, इस x के मान को उठा के आप यहां रखो तो h का मान मिल जाएगा, है ना। क्या करेंगे इस, या फिर x का मान यहां से निकाल के यहां रख दें, या x का मान यहां रख दें, कहीं भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो चलो एक नंबर से निकाल लें, रखा रहने दो, कोई समस्या नहीं। चलो यहां से लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर यहां पर देखो रखेंगे तो h का मान निकल आएगा, h बराबर x के जगह पर क्या लिखना है, h√3 माइनस में लिखो 40 और इंटू में √3 हमारा ज्यों का त्यों। इस x के जगह पर ये लिख दिया, √3 हमारा ज्यों का त्यों है। ठीक है, √3 का अंदर गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3 में √3 का गुणा पूरा पूरा 3h लिखना है, फिर माइनस में 40 और √3 से गुणा करना है, 40√3। ठीक है, अब यहां से देखो ये h इधर जाएगा, 3h में से एक h कम कर दें और बराबर लिख दें कितना, 40√3। पक्षांतर कर लिया है, देखो ये 3h है, इस h को इधर ले जाओगे माइनस का h, और 40√3 इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा 40√3। यहां से देखो 2h और 2h बराबर 40 में √3 का गुणा है, और इधर h बराबर निकालोगे तो 40√3 में 2 से भाग करना है, 2 से भाग करोगे तो 20√3 मीटर, ये है मीनार की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अगर मीनार ये √3 का मान प्रश्न में कभी देता है तो आपको लिखना है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यही है 20√3 मीटर ऊंचाई की ये मीनार। बात क्लियर है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ये 5वां नंबर उदाहरण है, जल्दी से नोट करो इसको भी। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अब उदाहरण नंबर 6वें पर, और ये हमारा देखो 6वां उदाहरण है, बहुत ही खास उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लिखता है कि एक बहुमंजिला कोई भवन है और उसके शिखर से देखने पर, बहुमंजिला बहुत बड़ी है ना, खंड बाई खंड को जो कई खंडों में इमारत होती है उसको क्या कहते हैं, बहुमंजिला इमारत कहेंगे। और उस बहुमंजिला इमारत, ये भवन है बहुमंजिला, इसके शिखर से देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा है और उसी के तल को देखा जा रहा है। शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 अंश और 60 अंश दिए गए हैं। कहा गया है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। समझो ध्यान से, हमने जैसा कि पहले भी बताया कि प्रश्नों को पहले अच्छे से आपको पढ़ना है ना। जब अच्छे से पढ़ोगे तो आप उसका चित्र बना सकते हो बड़े आराम से। देखो जो भी इसमें कहा गया उसको यहां पर चित्र में निरूपण करेंगे। कहता है बहुमंजिल के भवन के शिखर से, मतलब यहां पर एक कोई बहुमंजिल भवन बनाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया जमीन और इस जमीन पर ये हमारा बहुमंजिला कोई भवन बना है। ठीक है, और उसका शिखर कहां पर होगा बच्चों? शिखर का मतलब ये चोटी है ना, इस पर हम इस जगह पर मान लो ऊपर वाला जो बिंदु होगा, छत पर कोई बिंदु हो, ये मान लेते हैं। यहां से देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? शिखर से देखा जा रहा है। देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल को देखा जा रहा है। यहां पर आप 8 मीटर ऊंचाई का कोई भवन बना दो। ये छोटा सा 8 मीटर ऊंचाई का ये भी हमारा भवन है, लेकिन ये हमारा केवल और केवल 8 मीटर ऊंचाई का भवन है। ठीक है, और यहां से जो बहुमंजिला भवन है, यहां पर लिख देते हैं बहुमंजिला भवन है ना, बहुमंजिल भवन। ये बहुमंजिल भवन है और ये आपका केवल 8 मीटर ऊंचाई का भवन है। ठीक है,
और इसकी ऊंचाई क्या है, ये हमें ऊंचाई इसकी पूछी गई है कि इसकी क्या ऊंचाई होगी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगी। जबकि बहुमंजिल भवन के शिखर से इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा है। तो बच्चों यहां पर समझो आपकी आंख है, यहां पर आपकी आंख है और यहां आंख से निकलने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है उसको क्षैतिज स्तर कहा जाता है। ये क्षैतिज स्तर है और यहीं से इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा है। यहां पर इसकी सीधी सीधी दृष्टि है, देखो यहां पर है ना, यहां से सीधा सीधा ये 8 मीटर ऊंचाई का जो भवन है उसको देखा जा रहा है और उसके तली को भी देखा जा रहा है। मतलब तल मतलब पैरों पर यहां से बैठ करके उसने देखा कि ये हमारा देखो ये कोण है ना, यहां से बैठे बैठे उसने शिखर को देखा और यहीं से बैठे बैठे उसने तली को देखा। तो जो अवनमन कोण बने, हमने बताया था अवनमन कोण हमेशा आंख को नमा के बनते हैं। तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जाएगा तो आंख नमन होगी, आपकी झुकेगी। तो इस तरीके से ये कोण कितने बने हैं, यहां पर शिखर पर देखा गया है तो 45 अंश का कोण बना है और यहां पर जब तल पर देखा गया है तो उल्टा बोल गए 30 अंश का, ये 30 अंश का कोण है ना, शिखर पर 30 अंश का कोण है जबकि तल पर ये 45 अंश का कोण है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो यहां पर आपकी कह सकते हैं ये हमारी समझो आंख है ना, ये क्या है, ये हमारी यहां पर आंख लगी हुई है, ये यहां बना देते हैं, देखो ये हमारी ये आंख हो गई। ठीक है, यहां से देखा गया है, भवन के शिखर को देखा गया है और भवन के तल को देखा गया है। तो शिखर को देखने पर 30 अंश का अवनमन कोण बना है और भवन के तल को देखने पर 45 अंश का अवनमन कोण बना है। तो आपसे पूछा गया है बहुमंजिल भवन की कितनी ऊंचाई है ये बतानी है। चित्र समझ में आया? एक रचना कर लेते हैं। देखो यहां पर क्षैतिज के समांतर इस तरीके से देखो एक रेखा खींचे, इस तरीके से एक रेखा खींच लें तो बच्चों बड़े आराम से हम ऐसा कह सकते हैं ये 8 मीटर लंबाई है, ये 8 मीटर भवन की ऊंचाई है। तो यहां से यहां तक ये भी भवन 8 मीटर ऊंचाई का, तो ये हमारा कन्फर्म हो गया। अब ऊपर वाली और निकाल लें और इसी में जोड़ दें तो टोटल ऊंचाई हमारी ज्ञात हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, पूरी भवन हमने मान लिया बहुमंजिल भवन कैपिटल H ऊंचाई का है, इसमें से इसको H 8 को हटा दो, 8 घटा के हम ऊपर वाली भवन की ऊंचाई शेष बची है उसकी भवन की ऊंचाई निकल आएगी। नामकरण कर देते हैं। देखो यहां पर A B ये बहुमंजिल भवन है, C D ये आपका 8 मीटर ऊंचाई का भवन है और यहां D के बाद E बिंदु यहां पर डाल लें। ठीक है, यहां पर ये भवन और इस भवन के बीच की दूरी भी आपसे पूछी गई है। मान लेते हैं ये x है, ये भी हमसे पूछी गई है। दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है, ये हमारा प्रश्न है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो यहां पर लिख देते हैं, देखो यहां लिख देते हैं माना बहुमंजिल भवन, माना बहुमंजिल भवन AB है जिसकी ऊंचाई मान ली है हमने कितनी, जिसकी ऊंचाई मान ली है कैपिटल H है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में CD ये क्या है, देखो CD हमारा 8 मीटर, CD बराबर क्या है 8 मीटर ऊंचाई का कोई भवन है, 8 मीटर ऊंचाई का भवन है, ये CD है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब बहुमंजिल भवन के शीर्ष बिंदु A से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा है और यहीं से उसके तल को देखा जा रहा है। तो अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अब यहां पर रचना समझो, हमने ये भुजा ये वाली D बिंदु से एक समांतर रेखा खींची है, आधार की समांतर रेखा खींची है। तो ये वाला कोण अगर 30 है तो ये भी हमारा एकांतर कोण 30 अंश निकलेगा और इसी प्रकार ये 45 अंश का है तो ये भी हमारा 45 अंश का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एकांतर कोण है, देखो जब भी एकांतर कोण बनता है तो जेड बनती है। देखो ये रेखा, ये और ये, देखो जिस पर हमारी उंगली जा रही है उसको ध्यान से देखो तो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी देखो जेड बन रहा है, ये देखो है ना, तो इसको भी हम 30, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहां पर देखो पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABC।
समकोणी त्रिभुज ए बी सी। अच्छा, इसमें बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी लें या पी क्यू आर लें, आप अपना मन जैसे आप चाहें उस पर बिंदु बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर हम यहाँ पी क्यू लिखें तो लिख देंगे बहुमंजिल भवन पी क्यू है जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच हमने मानी है। ठीक है, तो ए बी सी ये हमारा समकोणी त्रिभुज है। इस समकोणी त्रिभुज में देखो कोण कितने का है, 45 का, और ये 45 कोण बन रहा है किस किस भुजा के अंतर्गत कोण है। देखो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। लंब आधार की कभी भी बात करी जाए tan लगाना है, तो आप यहां लिख दो tan 45 बराबर लंब हमारा ए बी है, लंब बटे आधार, आधार है हमारा सी बी, और tan 45 का मान 1, पूरा ए से बी तक हमने बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कैपिटल एच लिखी है, सी से बी तक ये दोनों भवनों के बीच की दूरी को हमने एक्स लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच और एक्स दोनों ही देखो बराबर बराबर हमें मिलेंगे, है ना। यही दोनों हमसे पूछे गए थे कि भवन कितनी ऊंचाई का है, बहुमंजिल इन दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमसे दोनों बातें पूछी गई। दोनों ही आंसर सेम आएंगे, बराबर बराबर, क्योंकि एक्स बराबर एच है। चलो अब बच्चों ऊपर वाले इस त्रिभुज में देखो ए ई डी में समकोणी त्रिभुज ए ई डी, इस वाले समकोणी त्रिभुज में ध्यान से देखो तो यहां पर ये कोण बना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब है और ये आधार है, तो यहां पर हम कह सकते हैं tan 30 बराबर, यहां भी tan 30 लिख दें, लंब बटे आधार, लंब हमारा ए हो जाएगा। चित्र में ध्यान से देखो लंब कितना हो जाएगा ए, और आधार ये हमारा हो जाएगा ई डी कहें या डी ई कहें, दोनों एक बात है। tan 30 का मान होता है 1/√3, बराबर का चिन्ह लगाओ। ए ध्यान से देखो ये ए कितना हो जाएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो पूरा का पूरा यहां से यहां तक है एच, इसमें से 8 घटा दो तो ए बच जाएगा। देखो यहां लिख देते हैं ए बराबर कितना, ए बी में से घटाओ कितना बीई। ठीक है, ए बी कितना हमने माना है एच, और माइनस कर दो ये बीई कितना है 8, तो h माइनस 8 ए निकल के आएगा। तो ए की जगह हम लिख देंगे h माइनस 8, नीचे बटे में डी। ध्यान से देखो ये सी बी और डी दोनों ही एक हो जाएंगे, ये भी हमारी x होगी। बोलो होगी कि नहीं बच्चों, तो इसको हम क्या लिखेंगे x लिख लें। अब यहां x और h दोनों ही बराबर हैं, तो यहां पर लिखते हैं देखो 1/√3 बराबर, या फिर इसको यहां से हटाओ, यहां लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस में 8 और इसमें गुणा करें √3 से, बराबर में लिख दें x, और यहां से h का मान x यहां रख दें, है, या x का मान h लिख दें या h का मान x लिख दें, दोनों ही मान यहां रख सकते हैं। देखो यहां पर लिखो h माइनस 8 इंटू √3 बराबर में x, और x की जगह पर h लिख लो। ठीक है, इसके बाद देखो √3 का अंदर गुणा करें, √3h माइनस में 8√3, और ये बराबर में h लिखो। अब चूंकि h का मान ज्ञात करना है इसलिए √3h माइनस 1h बराबर में हो जाएगा 8 इंटू √3। ये माइनस का है ना, इधर भेज दिया, 8√3 प्लस का हो गया। दोनों जगह से h कॉमन ले सकते हो, तो √3 माइनस 1 बराबर में 8 इंटू √3, और ये भाग में चला जाएगा, h बराबर 8√3 और नीचे बटे में √3 माइनस 1। संयुग्मी संख्या √3 प्लस 1 से अंश में गुणा कर दें, परमेयीकरण हर का परमेयीकरण कर लें, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा h बराबर 8 इंटू में √3 का गुणा पूरा 3 प्लस √3 का 1 में गुणा √3, और नीचे ध्यान से देखो जब गुणा करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बात क्लियर है। तो भैया ये h का मान हो गया 8 इंटू में 3 प्लस √3, और नीचे ध्यान से देखो पूरा 3, √3 का वर्ग पूरा 3 माइनस 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा। आप यहां लिखो 8 3 प्लस √3 और नीचे बटे में 2 लिखना है, 2 से इसको कैंसिल करोगे 4 बार, तो ये h बराबर हमारा हो जाएगा 4 इंटू में 3 प्लस √3। ये देखो बहुमंजिल भवन की
ऊंचाई निकल के आई है। और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी इतनी लिखनी है, क्योंकि x और h दोनों बराबर हैं, तो यहां पर x का भी मान इतना ही लिखना है, 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। ठीक है, यही हमारे दोनों के दोनों आंसर हैं। दोनों भवनों के बीच की दूरी ये रही और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है वो हमारी ये है। बात क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखो, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जल्दी से चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर, और ये हमारा आखिरी और 7वां उदाहरण। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं, और आगे कहता है यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की कितनी चौड़ाई है ये ज्ञात करनी है। एक नदी के ऊपर कभी आपने देखा होगा, कभी आप नदी क्रॉस कर रहे होगे तो पुल बनाया जाता है। पुल जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो यहां पर ये हमारी मान लेते हैं इधर से ऐसे नदी बह रही है, ये हमारी नदी की चौड़ाई है। मान लेते हैं यहां से यहां तक हमारी नदी की चौड़ाई है, जो इधर से ऐसे पानी बह रहा है इधर से, या फिर इधर से इधर कह सकते हैं। पानी बह रहा है इधर और ये किनारे हैं, दोनों किनारे हमने बनाए हैं। एक बिंदु ये ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, ये नदी के किनारों के बिंदु हैं। और यहां से अगर पुल बनाया जाएगा तो यहां किनारों पर देखो पिलर खड़े करे जाते हैं कि नहीं। यहां पर ये हमारा एक पिलर हो गया, एक पिलर हमारा ये हो गया यहां पर, और ये ही नहीं कि किनारे पर होते हैं, बीच में भी होते हैं, है ना। पानी के बीच में भी बनाए जाते हैं। हम बीच में नहीं बना रहे फिलहाल, अभी है ना घोंच पहुंच क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए हम किनारे पे केवल एक पिलर यहां बना दिया, एक पिलर हमने यहां बना दिया। ठीक है, और इसके ऊपर से आपने कभी यह भी देखा होगा कि जो पुल बनता है ना, वो पुल कुछ इस तरीके से मेहराब के आकार का बनाया जाता है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से मेहराब के आकार का पुल बनाया जाता है। हमेशा आप देखोगे, ऑब्जर्व करके देखना, कभी भी पुल के नीचे से झांक के देखना तो इस तरीके से यहां पर पानी बहता है ना, तो इस तरीके से बनाया जाता है। उसके ऊपर से सड़क बना दी जाती है। ये हमारी हो गई सड़क, देखो इस तरीके से, ये हमारी हो गई सड़क। ठीक है, ये हमारी सड़क हो गई, यहां से पानी निकल रहा है और ये सड़क हो गई। अब क्या करना है, इस सड़क के किसी बिंदु पर, देखो कहता है ये सड़क का मतलब क्या है, पुल है ना। पुल के ऊपर कोई एक बिंदु ऐसा लें जिससे कहता है कि सम्मुख किनारों के उसके अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हो। पुल के ऊपर कोई बिंदु बच्चों अगर बीचम बीच आपने ले लिया तो जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण इधर बनेगा। अब एक किनारे पर छोटा कोण बन रहा है, एक किनारे पर बड़ा कोण बन रहा है। जो छोटा कोण बनेगा उसकी दूरी थोड़ी ज्यादा होगी, और जो बड़ा कोण बनता है उसकी दूरी थोड़ी कम होती है। तो ऐसे कह सकते हैं, मान लें थोड़ी देर के लिए पी बिंदु हमारा, ये पुल के ऊपर कोई पी बिंदु यहां पर है। अब इस किनारे पर कोण बना है वो 30 अंश है, इस किनारे पर कोण बना है वो हमारा 45 अंश है। ये हमारी नदी की चौड़ाई हो गई। ये क्या हो गई, नदी की चौड़ाई। ये यहां से यहां तक पूरा नदी है, नदी की चौड़ाई ये इतनी हो गई। और यहां से देखो ऊपर से देख रहा है ना, तो अवनमन कोण बना है, ये वाला कोण बना है 30 अंश, और इधर कोण बना है ये कितना है, 45 अंश। तब ये कोण अगर 30 हो जाएगा तो यहां पर भी एकांतर कोण इसको भी 30 लिखना है, और इसी प्रकार ये 45 है तो एकांतर कोण ये भी हमारा 45 अंश हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि ये जो हमारा पुल है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब कह सकते हैं ये पुल की जो ये पिलर बना है ना 3 मीटर की ऊंचाई का है। तो ये भी बच्चों यहां से अगर इस पर लंब डाल दें तो ये भी हमारा 3 मीटर ही होगा। कितना होगा, 3 मीटर। ये हमारा 3 मीटर ऊंचाई का पुल है। अब समझो अगर हमें ये दूरी पता चली जाए, ये दूरी पता चली जाए तो दोनों को जोड़ दें तो पुल की टोटल जो हमारी चौड़ाई है, पुल की चौड़ाई है वो ज्ञात हो जाएगी। यहां पर P बिंदु है, यहां पर हम Q बिंदु डाल दें। ये QB निकालें, मान लेते हैं X है। A से Q तक की दूरी निकालें, इसको मान लेते हैं y है। अब अगर X और y के मान हमें मिल जाएं तो X + y बराबर नदी की कुल चौड़ाई हो जाएगी।
यहां समझते हैं ध्यान से, ये हमारा पुल समझ में आ गया कि नहीं। ये हमारा क्या है बच्चों, ये इस तरीके से एक कोई हमने दो पिलरों के बीच का एक पोर्शन केबल बनाया है ना, और इसके ऊपर जो पुल के ऊपर कोई बिंदु P लिया है, उस P बिंदु से एक किनारे का कोण है अवनमन कोण 30 अंश है और दूसरे किनारे पर अवनमन कोण 45 अंश है। तो यहां पर 45 है तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और यहां पर ये पुल की ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। अब ये चौड़ाई इसकी कितनी है, मतलब A बिंदु से B बिंदु तक नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने यहां पर मान लिया x और इसको मान लिया y, तो नदी की कुल चौड़ाई हो जाएगी x प्लस y। यहां पर लिखो माना नदी की चौड़ाई बराबर AB है, ठीक है। नदी की चौड़ाई कितनी है, AB है, ठीक है। और यहां पर ये भी हमने मान लिया, चलो और एक बात लिख देते हैं, तथा पुल की ऊंचाई है ना, क्या लिख दें, पुल की ऊंचाई कितनी है, पुल की ऊंचाई बराबर लिखो PQ हमने मानी है, जिसको 3 मीटर हमें दी गई है, ठीक है। पुल की ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर ये दी गई है। इसके बाद यहां पर देखो समकोणीय त्रिभुज यहां पर लें PQB में, इस समकोणीय त्रिभुज में ध्यान से बच्चों देखो ये लंब है, ये हमारा आधार है। लंब और आधार में हमेशा और हमेशा tan का संबंध लगाना होता है। तो यहां पर हमें लिखना है tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा PQ है, आधार हमारा QB है। tan 45 1 होता है, PQ 3 है और Q से B तक ये QB कितना है, x हमने माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 3 मीटर हमें यहां से मिलेगा, ठीक है। यहां से यहां तक पुल की चौड़ाई कितनी हो गई, 3 मीटर। अब यहां ये भी निकालो इस वाले त्रिभुज में, PQA वाले समकोणीय त्रिभुज में, तो समकोणीय त्रिभुज PQA में इसमें भी आपको लिखना है tan 30 बराबर लंब बटे आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब हमारा PQ है और इसके बाद आधार हमारा AQ है। tan 30 का मान 1/√3 लिखो, PQ हमारा 3 और नीचे बटे में y लिखना है, इसको हमने y मान लिया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y बराबर 3√3 मीटर ये हमारी निकल के आई है, ठीक है। अब नदी की यहां कुल चौड़ाई लिखो, नदी की चौड़ाई जो AB है वो हमें निकालनी है। तो AB बराबर हो जाएगा x प्लस y। ध्यान से देखो ये x और ये y बराबर कुल चौड़ाई AB के बराबर है, ठीक है। तो x हमारी है 3 मीटर और y हमने निकाला है 3√3, बस 3 कॉमन लें तो यहां से 1 + √3 लिख सकते हैं। ये हमारी नदी की चौड़ाई है। चूंकि यहां पर √3 का मान नहीं दिया गया है तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सीधी लिखेंगे नदी की कुल चौड़ाई कितनी है, 3 इंटू ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो सारे के सारे आपने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी के बेस्ड पर आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो कि आपकी 9.1 एक्सरसाइज है ना, तो उसको भी हमें कंप्लीट करना है। अब अवकलन ये आपके त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उसकी एक ही इकलौती एक्सरसाइज है, उसको आप अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें, ठीक है। बाय बाय।